नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के। एक वाटर का इशू है जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पुलिसिंग से संबंधित। आपको याद होगा एक एथिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तमिलनाडु कैडर में 2020 बैच के आईपीएस हैं बलबीर सिंह, उनके कहने पर पुलिस ने जो आरोपी जेल में बंद थे ना उनके दांत निकलवा दिए। अब वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो राइटर आर के राघवन जो पहले सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं वो इस इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। सिर्फ इस इंसिडेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि पुलिस क्यों गुंडाई दिखाती है, क्यों कानून के दायरे से बाहर जाके काम करती है, वो सारी चीज़ें। और ये बीच का आर्टिकल है साउथ एशियन ड्रामा से संबंधित। ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे एथिक्स का एक टॉपिक हम निपटा देंगे, एथिक्स एंड इट्स एसेंस से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक एग्जांपल है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है इशू। मेट्रो में एक लड़की जो काफ़ी कम कपड़ों के साथ ट्रैवल कर रही थी, इस लड़की की पिक्चर्स वायरल हुई तो ये डिबेट चल पड़ी। कुछ लोग बोले कि ये लड़की की चॉइस है, बिल्कुल छोटे कपड़ों के साथ में ये लड़की मेट्रो में ट्रैवल कर रही है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन देखो एथिकली इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इवन कानूनी भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 है तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को तो ये भी पता है आर्टिकल 19 में एक्सेप्शंस भी हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। आप इतने छोटे कपड़े पहन के जाते हो, आपके आस पास जो भी लोग हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब आप यूं नहीं कह सकते, हर चीज़ को आप यूं नहीं कह सकते कि सोच जो है वो माइंड में है। मतलब अगर लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनकी सोच खराब है। वो देखो कुछ हद तक तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, लेकिन यूं नहीं कहा जा सकता ना कि आप बिना कपड़ों के जाओगे या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे कपड़ों के साथ आप जा सकते हो, फिर ये बोलो कि जो सोच खराब है, आंखें खराब हैं। नहीं। और देखो आस पास जो भी अलग अलग जनरेशन्स के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, वो असहज महसूस करते हैं, उनकी सोच पर गलत इंपैक्ट जाता है। और ये कल्चर के भी अगेंस्ट है। मतलब हर एक समाज में कल्चर होता है, एक्सेप्टेड कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो इस प्रकार की हरकत कर कर। और वैसे मेट्रो में जो रूल्स हैं, समाज में जो रूल्स हैं उसके भी अगेंस्ट हैं। मेट्रो में अभद्रता जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब देखो एग्जाम में तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी भी ऐसी ही सोच होगी कि इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये एथिकली रोंग है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुलिस की ब्रूटैलिटी यानी पुलिस की गुंडाई से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और ये आर्टिकल लिखा गया है आर के राघवन के द्वारा। ये पहले सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हैं। क्या कंटेस्ट है? एक एथिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तमिलनाडु में 2020 बैच के आईपीएस हैं बलबीर सिंह। इनके ऊपर आरोप ये लगे, इन्होंने आदेश दिया कि कुछ जो आरोपी जेल में बंद थे ना उनके दांत निकाल लो। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जब जेल से बाहर निकले उनके 1 या 2 दांत गायब थे। मीडिया में एक खबर आई, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के क्वेश्चन उठे। अभी स्टेटस ये है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने इनको सस्पेंड करने का आदेश दिया। हालांकि देखो अभी इतने नए ऑफिसर हैं, 2-3 साल हुए हैं सर्विस को ज्वाइन किए, और ऐसा एटीट्यूड पूरा स्टेट गवर्नमेंट या फिर पुलिस हायरार्की जो है एम्बेरस हो गई है, शर्मिंदा है इनकी हरकत की वजह से। अब देखो इस इशू को ना जनरलाइज करते हैं। पुलिस आखिरकार ज्यादती क्यों करती है, गुंडाई क्यों करती है, जबकि पुलिस का तो काम है जनता की सेवा करना। ये पुलिस ज्यादती का जो इतिहास है ना काफी पुराना है। कॉलोनियल ईरा में आपने देखा होगा, आज़ादी के समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर पुलिस काफ़ी अत्याचार किया करती थी। लाला लाजपत राय, उनकी तो डेथ तक हो गई लाठियों की वजह से। अगर हम मॉडर्न ईरा में बात करें, यूएस का एग्जांपल लेते हैं। यूएस में अक्सर आपने देखा होगा जो पुलिस है वो वाइट डोमिनेटेड है, गोरे लोग ज़्यादा हैं पुलिस में। लेकिन यूएस में पुलिस के द्वारा
अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसा आरोप लगता है। 1991 में रोडनी किंग इंसिडेंट हुआ था। रोडनी किंग जो बाइक से जा रहे थे, इनको रोका गया, कागज दिखाने के लिए बोला गया, रेसिस्ट किया तो इनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और वो सारी जो विजुअल्स थे ना, वो पुलिस के कैमरे में कैद हो गए। आप रीसेंट का इंसिडेंट लीजिए। रीसेंट का इंसिडेंट है जॉर्ज फ्लोइड का। 46 साल का एक पर्सन एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी से, स्टोर से यानी किराना की दुकान से इन्होंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने इनकी गर्दन को दबा के रखा कुछ मिनट्स तक, दम घुटने से इनकी डेथ हो गई। ये 2020 की घटना है और पहले वाली घटना 1991 की है। दोनों घटनाओं के बाद ही वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, मतलब जमकर वायलेंस हुआ यूएस में। ये इशू रेशियल इशू बन गया। जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी वो सड़कों पर आ गई, आरोप लगा कि जो पुलिस है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ अत्याचार करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। हमारे देश में भी समय समय पर देखो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तमिलनाडु में जून 2020 की घटना है। एक जगह है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक फादर और एक सन यानी बाप बेटा, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाप बेटे पर आरोप यह था कि तय समय से बाद तक उन्होंने अपनी दुकान ओपन रखी। उनको जेल में ले जाया गया, वहां पे इनको बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से दोनों की डेथ हो गई। यह इशू काफी सुर्खियों में आया था। तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए पुलिस ज्यादतियों के। देखो यूरोप की जो पुलिस है ना, रिलेटिवली ज्यादा सभ्य मानी जाती है, ज्यादा अच्छे से बिहेव करती है। लेकिन यूएस समेत कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पुलिस के ऊपर अत्याचार के आरोप लगते रहते हैं। और बहुत बार तो ये आरोप लगते हैं ना, ये अनरजिस्टर ही नहीं होते, मतलब बेचारी जनता पिट कर चली जाती है, पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं दर्ज किया जाता, और केस दर्ज भी कर लिया जाए तो कन्विक्शन उसमें बहुत कम होता है। कंप्लेनेंट को मजबूर कर दिया जाता है, केस वापस लेने के लिए केस को दबा दिया जाता है, ऐसा होता है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार पुलिस ऐसा क्यों करती है। सबसे बड़ा रीजन है करप्शन। पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में करप्शन बहुत ज्यादा होता है और हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस भ्रष्टाचार करती है, जनता उसका विरोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पे कौन लीड करेगा। आज मान लो मैं खड़ा हो जाऊं, कुछ लोगों को लेकर जाऊं मैं कि देखो पुलिस करप्शन कर रही है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, पुलिस वाले क्या करेंगे, मुझे पीट देंगे। तो पर्सनल कॉस्ट काफी ज्यादा होती है इसमें, इस वजह से कोई आवाज उठाता नहीं है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है, इसके बाद दूसरा रीजन राइटर कहते हैं स्ट्रेस फ्रॉम द सीनियर्स। जो सीनियर लोग होते हैं ना, अधिकारी लोग, वो हायरार्की में जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उन पर ना काफी प्रेशर डालते हैं, रिजल्ट ला के दो, इतने सारे मर्डर के केसेस हैं, कोई रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है, अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो इस वजह से ना जो हायरार्की में नीचे के ऑफिसर्स हैं वो जल्दी रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन निकालोगे आरोपियों पर, जिस पर अभी अपराध साबित नहीं हुआ है। उसको मारा पीटा जाता है कि तुम अपना अपराध कबूल लो। कई बार केसेस में उसने अपराध किया ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत मार सहन करता है। 2017 में एक केस फेमस हुआ था। रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छोटे बच्चे के मर्डर के आरोप में बस के कंडक्टर को पकड़ दिया गया और हैरानी ये हुई, उसने मीडिया के सामने आकर अपराध भी कबूल किया कि हाँ मैंने अपराध किया है, उस छोटे बच्चे को मारा है। लेकिन बाद में पता लगा उसी स्कूल के एक 11वीं क्लास के बच्चे ने छोटे बच्चे को मारा था, दूसरी क्लास के, जबकि कंडक्टर को तो मार पीट के मीडिया के सामने लाया गया था अपराध कबूल करने के लिए। देखो जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय आईपीएस सर्विस को रिटेन किया गया था इस उम्मीद के साथ कि अब पुलिस का चेहरा बदलेगा। आजादी की जब लड़ाई चल रही थी उस समय तो पुलिस बहुत अत्याचार करती थी, मारती पीटती थी। रोलेट एक्ट आया था, आपको याद होगा, बिना ट्रायल के बंद कर दिया जाता था लंबे समय तक और बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो सोचा गया था कि अब आईपीएस सर्विस को रिटेन किया गया है, आजाद भारत में पुलिस का चेहरा बदलेगा। लेकिन देखो जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो पूरी नहीं हो पाई। आज भी पुलिस कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम करती है। आम जनता को तो
सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब इंसान ही नहीं समझा जाता। बहुत सारी जगहों पर पुलिस के द्वारा मालिक समझा जाता है, सर्विस का भाव नहीं है। वैसे देखो, पिछले कुछ सालों में आईआईटीज और आईएम से ग्रेजुएट हुए लोग आईपीएस सर्विस में आए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है पुलिस फंक्शनिंग में। लेकिन अब भी देखो, जो बात हमने की ना कि जब प्रेशर आता है ना, जब प्रेशर आता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा नहीं लिया जाता। आरोपी को, अपराधी को पकड़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया जाता है कि मारोगे पीटोगे जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। इस सोच के साथ पुलिस काम करती है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या देखो ट्रेनिंग में एथिक्स नहीं सिखाए जाते? ये अंबा समुद्रम डिस्ट्रिक्ट के जो एएसपी थे बलवीर सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा दांत निकलवाने का, अभी अभी ट्रेनिंग से निकले हैं, तो क्या इनको एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकेडमी है हैदराबाद में, आईपीएस ट्रेनीज को जहां पे एकेडमी ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं हुआ। राइटर कहते हैं देखो एथिक्स सिखाए जाते हैं, बट जब एकदम से प्रेशर आता है ना, फील्ड में काम करने का स्ट्रेस आता है, तो वो सारी जो ट्रेनिंग है ना एथिक्स की, वो इवापोरेट हो जाती है। सब गया भाड़ में, रिजल्ट ला के दो, ऐसी भावना आती है। और बात सिर्फ आईपीएस की नहीं, इवन कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर्स, सभी ऑफिसर्स के साथ ऐसा होता है कि एकदम से प्रेशर आता है जब जो ट्रेनिंग जो ली थी वो प्रैक्टिकल नहीं लगने लगती। तो ऐसी सिचुएशन में काम स्टार्ट होता है बड़े ऑफिसर्स का, डीजीपी का, आईजीपी का। वो क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं कि जो यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको समय समय पर समझाया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिविलाइज्ड बिहेवियर शो करना है, कानून के दायरे में रह के काम करना है। जो भी आप करोगे अथॉरिटीज उसकी जांच कर सकती हैं, क्लिनिकली उसकी जांच हो सकती है। अगर देखो ये बड़े ऑफिसर्स अपना रोल प्ले करेंगे, कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे पुलिस फंक्शनिंग पर, तब तो सिचुएशन ठीक रह सकती है। अदरवाइज तो जनता जो है, वो नागरिक जो ईमानदारी से कानून का पालन करते हैं, वो फिर राम भरोसे हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पुलिस फंक्शनिंग से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो साउथ एशियन ड्रामा से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। आज के समय में साउथ एशियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आप सोच के देखिए। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? हालात बुरे हैं। इमरान खान जो अभी विपक्ष में हैं, बार बार इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इमरान खान बार बार आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं कि आर्मी न्यूट्रल रहे। इलेक्शन कमीशन पर बायसनेस के आरोप लग रहे हैं। जहां एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। श्रीलंका का देख लीजिए, श्रीलंका में तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही गए बुरी तरह से। नेपाल में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है, मतलब प्रचंड जो मुख्य प्रधानमंत्री बने थे वहां पे उनकी सरकार गिर गई है। बांग्लादेश में अभी ऑपोजिशन काफ़ी वीक है, इलेक्टोरल ढंग से नहीं जीत पा रहे हैं, मतलब इलेक्शंस के थ्रू नहीं जीत पा रहे हैं विपक्ष, तो वो सड़कों पर आ गया है, एजिटेशन का सहारा ले रहा है। मालदीव में मोहम्मद सालेह अभी राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब्दुल्ला यमीन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने की। अगर वो सत्ता में आ गए तो अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा, वो डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे। और आप देख लीजिए आस पड़ोस का कोई देश बाकी है। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ चुका है, म्यांमार में वहां की मिलिट्री सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि देखो, जैसा हमेशा मैं बोलता हूं, इंडिया ईस्टर्न वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज में एक ब्राइट स्पॉट है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में सत्ता का परिवर्तन आसानी से हो जाता है। 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस होंगे इंडिया में अगले साल यानी 2024 में। तो इंडिया से ना बहुत लेसन्स सीखे जा सकते हैं, ना सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा बल्कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा भी। राइटर एक जिक्र करते हैं के सुब्रमण्यम, जो हमारे अभी विदेश मंत्री है ना सुब्रमण्यम, उनके पिताजी हैं ये के सुब्रमण्यम। इन्होंने ना एक लेटर, एक यूं कहें ऐसे लिखा था या फिर आर्टिकल लिखा था।
आर्टिकल IDSA के लिए लिखा था मार्च 1987 में। आर्टिकल का नाम था इंडियाज रिलेशन विद हर नेबर्स। देखो, इस आर्टिकल में के सुब्रमण्यम ने यह कहा कि ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है, रिलीजन से, लैंग्वेज से, कल्चरल ट्रेडिशन से, ब्लड टाइज से। ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें 8 देश आते हैं सार्क के मेंबर कंट्रीज। इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इनकी तो देखो हिस्टोरिकल मेमोरी भी सेम है। आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तब तक तो ये सेम ही था पूरा एरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बाकी देश भी आपस में जुड़े हुए हैं रिलीजन से, कॉमन रिलीजन से, कॉमन लैंग्वेज से, कॉमन कल्चर से, कॉमन ब्लड टाइज से। लेकिन देखो, वैल्यूज के मामले में ना सिर्फ इंडिया वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाया, बाकी देश वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं कर पाए। यह एक रीजन है कि बाकी देश आज के समय में बर्बादी की कगार पर हैं, जबकि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है। मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं ना, कई बार वैसी सेंस नहीं आती कि यार अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए, ज़्यादा थू थू कर देते हैं, मतलब थैंक्स टू गॉड, उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। खैर, बात करते हैं कि क्यों इंडिया में वैल्यूज रही, इंडिया अच्छे से सर्वाइव कर पाया, बल्कि बाकी देश वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं कर पाए। इंडिया में आज भी ये वैल्यूज हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, लिंग्विस्टिक ऑटोनमी, मतलब अलग अलग राज्यों को ऑटोनमी प्राप्त है। ये वैल्यूज देखो इंडिया की ना कंपल्सन है। अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा यूनिटी, डाइवर्सिटी को सहेज कर रखना था ना, तो इन वैल्यूज को सहेज कर रखना जरूरी हो गया था। और ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से इंपोर्ट की, नहीं। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, तो उस समय हमारे लीडर्स ने जनता में ये सब वैल्यूज इंटरनलाइज कर दी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब देश आज़ाद हुआ, जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए अलग से देश की मांग की थी, लेकिन जब भारत बना तो नेहरू समेत दूसरे लीडर्स ने बोला इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। शुरुआत में सेकुलरिज्म वर्ड हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया था, 1976 में शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लेकिन इंडिया सेकुलर शुरू से था। वो झलकता है, राइट टू रिलीजन या फिर दूसरे जो राइट्स है ना, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, स्पेशल रिलीजन से संबंधित राइट्स हैं, उनके थ्रू साफ तौर पर यह साबित था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और डेमोक्रेसी जो है, ऐसा नहीं कि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से इंपोर्ट की, इवन हमारे एंशिएंट इरा में भी डेमोक्रेसी की झलक देखने को मिलती है। हाँ देखो, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, वो 19th सेंचुरी में इमर्ज होकर आई वेस्टर्न वर्ल्ड में। बाद में इंडिया ने भी आज़ादी की लड़ाई में इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शामिल किया, जैसे लोकल गवर्नमेंट, फ्री प्रेस, ट्रेड यूनियन राइट्स, लिबरल डेमोक्रेटिक, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, अडल्ट सफरेज। तो ये सारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, इनको इंक्लूड किया गया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा आज़ादी की लड़ाई में, और बाद में यही वैल्यूज आज़ाद भारत में देखने को मिलती हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, कुछ लोग ये बोला करते थे कि इंडिया एक नेशन नहीं है। नेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। कुछ लोग ये बोलते थे कि इंडिया के लोगों की ना आपस में कोई एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, इंडिया में बहुत सारे नेशन हैं। कॉमन आइडेंटिटी मतलब कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कुछ भी। लेकिन हमारे देश में तो हर 40 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। तो क्या पूरे देश की कोई एक आइडेंटिटी है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, तो इंडिया नेशन है ही नहीं। आज़ादी से पहले अंग्रेज ये बोला करते थे कि देखो, कभी भी इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिवली एकजुट नहीं रहा है। ऐसा बोले कि इंडिया कोई कंट्री था पहले। तो इसके जवाब में ना दूसरे एक्सपर्ट्स ये ओपिनियन देते हैं कि भैया आप एक बात बताओ, अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया यहां पे ट्रेड करने का, तब भी इस पूरे ओशन को नाम दिया गया इंडियन ओशन। बेशक एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया एक नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर के जो लोग थे इस पूरे रीजन को इंडिया, हिंदुस्तान इस नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है ना, यहां पे एक सिविलाइजेशन थी।
कल्चर के मामले में यूनिटी थी, समझ गए, और कुछ कुछ यूनिटी तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी थी। तो ये बोलना कि इंडिया कभी नेशन एक था ही नहीं, इंडिया कभी नेशन था ही नहीं, ये गलत है, समझ गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था इंडिया इज नेशन इन मेकिंग, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो बोला करते थे कि आप ये क्यों बोल रहे हो, इंडिया एक नेशन इन मेकिंग है, इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है, हमारी सिविलाइजेशन महान है। सिविलाइजेशन महान होने का मतलब ये है पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें हमेशा से लोग एक ही तरीके से जीते आए हैं, वो है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म एक जीने का तरीका है, एक धर्म नहीं है। इसको आप धर्म से मत रिलेट कीजिए। कैसे लोग यहां पे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसी उनकी सोच है, कैसा उनका कल्चर है, ये जो सिविलाइजेशन हमेशा से इंडिया में एग्जिस्ट करती रही है और इस चीज ने यहां के लोगों को आपस में जोड़ा है। यही वो आइडेंटिटी है जो इंडिया को नेशन बनाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम ब्रिटिशर्स की या फिर दूसरे एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन को नहीं मानेंगे कि इंडिया एक नेशन नहीं है। इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है। तो यही जो वैल्यूज है ना, सेकुलरिज्म, ये सब, इन चीजों ने आज भी इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को सहेज के रखा है, लेकिन बाकी हमारे पड़ोसी देशों में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। इसके बाद राइटर 2-3 बातें बोलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है किसी भी धर्म में, सदियों पुरानी जो सोशल वैल्यूज होती हैं ना, जैसे देखो कोई भी धर्म है काफी पुराना होता है। अब मान लो 1500 साल पहले उस धर्म में जो वैल्यूज थी, समाज में जो वैल्यूज थी ना, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो वैल्यूज, वो आदतें जो 15 साल पहले भी थी वो एटर्नल हैं। मतलब वो उस समय भी अच्छी थी 15 साल पहले, और आज भी उन्हीं वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे पहले कुछ ऐसा कंसेप्ट था कि एक पर्सन 4 बार शादी कर सकता है, तो उस चीज को आज भी इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन देखो दिक्कत यह है, धीरे धीरे ना नॉलेज इवोल्व होती है, रिसर्च सामने आती है, नई वैल्यूज इवोल्व होती हैं, पुरानी वैल्यूज गलत साबित हो जाती हैं। तो इस वजह से नई मिली नॉलेज के अनुसार, नई वैल्यूज के अनुसार हमें आदतें अपनाने की आवश्यकता है, प्रैक्टिसेस अपनाने की आवश्यकता है। बट टकराव होता है। इस्लाम में आप देख लीजिए, जो कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट है ना, वो कहते हैं कि 1500 साल पहले भी जो चीजें थी ना, उनको भी आप आज वैसे की वैसे ही इंप्लीमेंट करो, जो तालिबान की सोच है। यही चीज दूसरे धर्मों में भी कई बार सामने आती है कि पुराने समय में जो सिचुएशन थी ना, वो भी अभी वैसी ही होनी चाहिए। पुराने समय में मान लीजिए महिलाओं को घर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, तो सेम चीज आज भी इंप्लीमेंट की जाए। यहीं पे टकराव पैदा होता है। जो कम्युनिटी इस चीज से आगे निकल जाती है ना, वो कम्युनिटी मॉडर्नाइज हो जाती है। उस कम्युनिटी में कम कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, बाकी कम्युनिटीज में ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अब राइटर एक बात ये बोलते हैं लास्ट में, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, उसको अपने साउथ एशियन नेबर्स पे कम फोकस करना चाहिए। दूसरे मेजर कंट्रीज है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, चाइना, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूरोप के देश, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अल्टीमेटली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, पाकिस्तान जैसे देश, इनको ये रियलाइज हो जाएगा कि इंडिया के साथ कोऑपरेट करने में उन्हें बहुत फायदा है, इंडिया से वो काफी कुछ सीख सकते हैं, तब वो हमारी तरफ आएंगे। तब इंडिया को फिर रेसिप्रोसिटी के कंसेप्ट के साथ काम करना चाहिए कि सामने वाला 1 कदम चलने को तैयार है तो इंडिया 2 कदम चलने को तैयार है। अभी इंडिया कुछ भी करता है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, समझ गए। तो पहले हमारे देश, पड़ोसी देशों को हमारी तरफ आने दो, तब इंडिया एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार हो। इस सोच के साथ इंडिया को काम करना चाहिए। आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। एथिक्स इन प्रैक्टिस आर स्टैंडर्ड्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। डेफिनेशंस देखो आपको सारी याद होनी चाहिए। जब भी कोई डेफिनेशन आए तो आप उन डेफिनेशंस को अलग से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अंतिम समय में मेन से पहले उन डेफिनेशंस को आप बार बार रिवाइज कर सको। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। एथिक्स देखो कॉमन भाषा में ऐसे प्रिंसिपल्स
या फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर स्टैंडर्ड कह लीजिए, एक ही बात है। एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स या फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पर कोई पर्सन डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, एथिक्स देखो ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पर कोई पर्सन डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करना, ये एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में बड़ों का हम सम्मान करते हैं, ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में नकल करना, इसे खराब माना जाता है, ये सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डिसरिस्पेक्टिंग द वुमन इज नॉट गुड, महिलाओं का अपमान करना, इसे गलत माना जाता है। अब देखो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड। इन प्रिंसिपल्स के बदौलत कोई भी पर्सन ह्यूमन एक्शन को जज कर सकता है कि ह्यूमन एक्शन सही है या फिर गलत है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़ों का आदर करना, ये इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है सोसाइटी का कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल महेश कुमार, बड़ों का आदर नहीं करता है, बड़ों से तू तड़ा करके बात करता है, उनको गाली देता है, तो आप बताइए महेश कुमार का जो एक्शन है वो सही है या गलत है? गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है सोसाइटी का, बड़ों का आदर करना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके महेश ने काम किया है, इसलिए महेश का जो एक्शन है वो रॉन्ग है। अगर महेश कुमार सोसाइटी के इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता, बड़ों का सम्मान करता, तो इसका मतलब महेश कुमार का जो एक्शन था वो सही था। तो आप फिर से डेफिनेशन की तरफ आइए। एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स या फिर स्टैंडर्ड्स हैं जिसके हिसाब से आप जज कर सकते हो, कोई भी पर्सन जज कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। एक और डेफिनेशन है, ये भी सिंपल डेफिनेशन है। एथिक्स कॉमन भाषा में ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन एक्शन को गाइड करते हैं ताकि ह्यूमन एक्शन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। ऑलमोस्ट वैसी ही डेफिनेशन है, थोड़ी सी अलग है। दोनों सिंपल्स डेफिनेशन हैं जिनका आप इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हो। डेफिनेशंस देखो हम बिल्कुल सिंपल डिस्कस करेंगे और सोसाइटी, इस पूरे एथिक्स को हम इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम अगर लग जाए तो आप यूं प्लीज मत बोलिएगा कि एथिक्स को जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 250 मार्क्स का है, आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट ढंग से हम एथिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या है? दूसरी, एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन एक्शन को गाइड करते हैं ताकि वो ह्यूमन एक्शन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहें। एग्जाम्पल वही देखिए, जैसे देखो रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, ये एक प्रिंसिपल है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसके एक्शंस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स या फिर सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये प्रिंसिपल्स जैसे रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, चीटिंग इज बैड, ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन एक्शंस को गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हम बताते हैं ह्यूमन बींग्स को कि आप ये करोगे तो आपका एक्शन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो एक्शंस हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है एथिक्स इन कॉमन पैरलेंस। कॉमन पैरलेंस मतलब कॉमन भाषा। एथिक्स कॉमन भाषा में ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन एक्शंस को गाइड करते हैं ताकि ह्यूमन एक्शंस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों। बिल्कुल सिंपल आपको बोलना हो तो एथिक्स जो हैं वो ह्यूमन एक्शन को गाइड करते हैं। एथिक्स के आधार पर ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, रोड पर कूड़ा फैलाना
पब्लिक प्लेसेस पर कूड़ा फैलाना, इसे गलत माना जाता है। सही किसे माना जाता है कि डस्टबिन में ही आप खाली पैकेट या फिर जो भी कूड़ा है उसे डालिए। अब आपको ये पता है इस प्रिंसिपल के बारे में, तो आप अकॉर्डिंगली ह्यूमन एक्शन लोगे। आप वो चीज़ नहीं करोगे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप डस्टबिन में ही कूड़ा डालोगे। तो ये जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि रोड पर कूड़ा फैलाना गलत है, इस प्रिंसिपल के आधार पर आप डिसीजन लेस के, इस प्रिंसिपल ने आपके एक्शंस को गाइड किया कि नहीं, मैं रोड पर कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, मैं डस्टबिन में डालूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एथिक्स वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन एक्शंस को गाइड करते हैं ताकि ह्यूमन एक्शंस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों। और अगर देखो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त एथिक्स को ऑब्जर्व करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप इस प्रकार से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो कि आपकी जो ड्यूटी है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। तो एथिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद आज हम पहला सब टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है एसेंस ऑफ द एथिक्स। बस इसी सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, एसेंस का मतलब क्या होता है? हमें यह सब टॉपिक डिस्कस करना है एसेंस ऑफ एथिक्स। तो एसेंस का मतलब तो पता होना ही चाहिए ना, क्योंकि एथिक्स का मतलब तो हम जान चुके हैं। देखो, एसेंस का मतलब है मेन कंपोनेंट्स या फिर की प्रॉपर्टीज। जब हम बात करते हैं किसी चीज की एसेंस क्या है, तो इसका मतलब उस चीज के मेन कंपोनेंट क्या हैं या फिर उस चीज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसका मतलब ये है हमें एथिक्स के मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है या फिर एथिक्स की मेन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। सिंपली आप यही बोलिए कि हमें एथिक्स की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एथिक्स की सब्जेक्टिव। एथिक्स देखो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, एथिक्स सब्जेक्टिव हैं। एथिक्स वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे पुराने समय में सती को जायज माना जाता था, लेकिन आपको पता है आज सती को जायज नहीं माना जाता है। पुराने समय में स्लेवरी को एज सच अनएथिकल नहीं माना जाता था। स्लेवरी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थी, बल्कि जब कोई स्लेव अपने मास्टर का विरोध करता था तो इसे अनएथिकल माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्लेवरी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और आज के समाज में स्लेवरी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एथिक्स जो हैं वो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन के लिए एथिक्स अलग हो सकते हैं, दूसरे के लिए अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ये कहता है कि आउटकम मैटर करती है, बट दूसरा पर्सन ये कह सकता है आउटकम के बजाय तरीका जो है वो मैटर करता है। ये वही थ्योरी है कि एंड मोर इंपॉर्टेंट है या फिर मीन्स, मतलब फाइनल रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो तरीका आप अपना रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी का मानिए एग्जाम्पल, गांधी जी का ये मानना था कि मीन्स आपके अच्छे होने चाहिए, तभी तो चोरा चोरी का जब इंसिडेंट घटित हुआ था तो उन्होंने अपनी मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था इस मेथड की सहायता से हम आजादी नहीं प्राप्त कर सकते, अगर ऐसे आजादी मिल भी गई तो नुकसान ज्यादा होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन एथिक्स वेरी करते हैं। उसी प्रकार से सोसाइटी टू सोसाइटी जो एथिक्स हैं वो वेरी करती हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप का ज्यादा कल्चर नहीं है, इसे गलत माना जाता है। हाँ, बेशक शहरों में इसे कुछ हद तक एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें तो इंडिया में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप का ज्यादा कल्चर नहीं है। बट वेस्टर्न सोसाइटीज में इट इज टोटली फाइन। तो जो चीज हमारे यहां पर अनएथिकल है इंडिया की सोसाइटी में, वो कोई जरूरी नहीं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में भी अनएथिकल होगी। एक और एग्जांपल देखिए, वेस्टर्न सोसाइटीज में देखो शादी के बाद अगर पति पत्नी अलग से रहते हैं, अलग से घर में, इट इज टोटली फाइन। लेकिन इंडिया में एकदम से शादी के बाद पति पत्नी माँ बाप से अलग रहने लगते हैं, तो इसे गलत माना जाता है कि ठीक नहीं है। एकदम से शादी हुई और बच्चे शादी के बाद में अलग रहने लगे, अलग घर में रहने लगे, तो इसे गलत माना जाता है।
तो कहने का मतलब ये हुआ, एथिक्स जो हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। आज जो चीज़ अनएथिकल है कोई ज़रूरी नहीं आगे जाके भी अनएथिकल रहेगी। जैसे LGBT को पहले हमारे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अब कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया गया है, इवन अब तो कानून भी चेंज हो गया है। लेकिन खैर एथिक्स का कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये हम आगे जाके डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। बस आप अभी फिलहाल इतना समझिए कि एथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वॉलंटरी एक्शन। देखो एथिक्स सिर्फ वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन से डील करते हैं। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं, आपने कोई पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है रमेश कुमार, रमेश कुमार की कनपट्टी पर आपने बंदूक रख दी और बोला रमेश कुमार को कि आप चोरी कीजिए, या फिर रमेश कुमार की कनपट्टी पर बंदूक रख के आपने बोला कि आप गाली निकालिए फोन करके किसी एल्डर सिटीजन को, तो क्या आप कहोगे रमेश कुमार का जो एक्शन है वो अनएथिकल है? नहीं, आप नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता है कि रमेश कुमार की मजबूरी थी, रमेश कुमारी की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। तो रमेश कुमार ने जो भी ये काम किया है वो जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए आप रमेश कुमार के काम को अनएथिकल नहीं कह सकते। रमेश कुमार अगर डेलिबरेटली गाली निकालता, रमेश कुमार अगर डेलिबरेटली चोरी करता, तो फिर आप बोलते कि रमेश कुमार का जो काम है वो अनएथिकल है। लेकिन फोर्सफुली आप रमेश कुमार से कोई काम करवा रहे हो तो फिर उस एक्शन को आप एथिकल या फिर अनएथिकल नहीं कह सकते। तो एथिक्स उन्हीं ह्यूमन एक्शन से डील करता है जो कि वॉलंटरी होते हैं, जो कि पर्सन ने अपने आप से किए होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो एथिक्स क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गाइड ह्यूमन एक्शंस। तो एथिक्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एथिक्स को आप देख नहीं सकते। एथिक्स में कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है, जैसे कार है, लैपटॉप है, इनको तो आप देख सकते हो ना, इनको आप टच कर सकते हो। बट एथिक्स इलेक्ट्रिसिटी की तरह होते हैं, बिजली की तरह। बिजली को आप देख नहीं सकते, ना ही सेंस कर सकते हो, लेकिन छू के देखिए आप बिजली को, क्या हाल होगा, कैसा करंट लगेगा। उसी प्रकार से एथिक्स को आप ऐसा देख नहीं सकते, कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है कि आप उसे देख सको, लेकिन एथिक्स के हिसाब से आप काम करते हो या फिर नहीं काम करते हो तो इसके रिपरकशंस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेनिफिशियल। अगर देखो किसी इंडिविजुअल का व्यवहार एथिकल है तो इसके फायदे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी फायदे होते हैं और समाज के लेवल पर भी फायदे होते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है महेश, महेश महिलाओं का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, चोरी नहीं करता। महेश हर वो काम करता है जिसे समाज में एथिकल माना जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे महेश को भी फायदा होगा, क्योंकि महेश बड़ों का सम्मान कर रहा है, महिलाओं का सम्मान कर रहा है, तो महेश के आसपास के जो लोग हैं उनको पता लगेगा महेश इज ए गुड पर्सन, तो महेश की भी इज्जत बढ़ेगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे महेश को फायदा हो रहा है, और सोसाइटी के लेवल पे फायदा कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो महेश वो सारे काम कर रहा है जिसे समाज में एथिकल माना जाता है। महेश चोरी नहीं करता, महेश कोई क्राइम नहीं करता, तो गलत काम कोई होता ही नहीं है, तो समाज में पीस रहेगी। महेश दान भी करता है तो समाज में सोशल जस्टिस भी प्रिवेल होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर देखो बिहेवियर एथिकल है किसी इंडिविजुअल का, तो ना सिर्फ इससे इंडिविजुअल को फायदा होता है बल्कि समाज को भी फायदा होता है। इसे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव। ये प्रॉपर्टी तो हम वैसे जान ही चुके हैं। एथिक्स देखो हमें बताता है कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए। एथिक्स सबको बताता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक कीवर्ड है जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्टिव। अब जिन प्रिंसिपल्स को समाज में एक्सेप्टेबल माना जाता है, ह्यूमन एक्शंस उसी के हिसाब से होने चाहिए। तो ये वही जो हमने डेफिनेशन में समझा था कि एथिक्स जो है वो ह्यूमन एक्शन को गाइड करता है। एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है, एथिक्स बताता है,
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स हमें यह बताता है क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो इंसान को नहीं करना चाहिए, जो सही है वो इंसान को करना चाहिए। तो मतलब एथिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्राइब करता है। इसके बाद लास्ट में कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं एथिक्स की, जैसे कि देखो, ना सिर्फ एथिकल बिहेवियर तब पिक्चर में आता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करता है, बल्कि जब इंसान यानी ह्यूमन बीइंग नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तब भी एथिक्स पिक्चर में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्वायरमेंट के साथ इंसान डील करता है, तब भी तो बात आएगी ना कि कहीं इंसान इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये अनएथिकल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, जो एथिकल बिहेवियर है ना सिर्फ तब पिक्चर में आता है जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है, बल्कि तब भी पिक्चर में आता है जब इंसान नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। कोई भी चीज हो, जैसे रिसोर्सेज हैं, पानी है, पानी का बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करना कि ग्राउंड लेवल पूरी तरह से खत्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए पानी बचे ही ना, ये क्या है? ये अनएथिकल है। तो इंसान किसके साथ डील कर रहा है? पानी के साथ। पानी तो नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग एंटिटी है ना, समझ गए? पॉइंट ये है, इवन नॉन लिविंग एंटिटी के साथ भी इंटरेक्ट जब इंसान करता है तब भी एथिक्स पिक्चर में आता है। नेक्स्ट है, एथिक्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। एथिक्स क्या है? एथिक्स आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गाइड्स द ह्यूमन एक्शंस बेसिस ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। जैसे देखो, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, ये आपस में इंटररिलेटेड हैं। इसके बाद इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी, ये आपस में इंटररिलेटेड हैं। ठीक उसी प्रकार से वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, दोनों देखो एग्जिस्ट नहीं कर सकती टॉलरेंस के बिना। टॉलरेंस होगी तभी इक्वलिटी और जस्टिस की वैल्यूज एग्जिस्ट कर पाएंगी। खैर, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। देखो, आपने कहावत सुनी होगी कि कोई इंसान कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस समाज में वो रहता है उस समाज का कल्चर क्या है। जैसे देखो, पंजाब में लोग शादियों में काफी खर्चा करना पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कोई पर्सन है रामलाल को अपने बेटे की शादी करनी है, तो रामलाल को भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने बेटी की शादी में, अगर रामलाल अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि समाज का कल्चर ही ये है कि आप अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करो। हालांकि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो इसे नहीं माने, लेकिन ज्यादातर लोगों को कल्चर के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा समाज का कल्चर है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस समाज का कल्चर कैसे है। बट देखो, इसके साथ साथ पॉइंट ये है, ना सिर्फ कोई पर्सन अपने कल्चर से सीखता है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग काम करता है, बल्कि कोई इंसान ऐसा भी होता है जो कल्चर को ही बदल देता है, जो सोसाइटी का एथिकल सिस्टम है उसे ही बदल देता है। एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय। पहले सती को समाज में अनएथिकल इतना नहीं माना जाता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इस चीज के विरुद्ध आवाज उठाई, और राजा राम मोहन राय के आवाज उठाने के बाद, समाज में जागरूकता पैदा करने के बाद धीरे धीरे सती को अनएथिकल माना जाने लगा। तो पॉइंट ये है, ना सिर्फ कल्चर का इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग पर, मैन नहीं मतलब पर्सन पर लिखना, अदरवाइज ऐसा लगेगा जैसे पैट्रियार्की है, मतलब समझ गए। और ही मत लिखना, शी लिखना, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। या तो आप यूं भी लिख सकते हो एच और हाइफन SHE, अदरवाइज सी लिखना। हाँ, तो पॉइंट ये था, ना सिर्फ कल्चर का इंपैक्ट पड़ता है पर्सन पर, बल्कि पर्सन समाज का जो एथिकल सिस्टम है उसे चेंज भी कर सकता है, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है, एथिक्स इज नॉट रिलीजन, और सबसे लास्ट में एथिक्स इज नॉट लॉ। देखो, रिलीजन तो
किसी के इंडिविजुअल स्फीयर का पार्ट होता है। मान लीजिए किसी का धर्म हिंदू है, वो हिंदुइज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। किसी का धर्म इस्लाम है, वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कोई क्रिश्चियन है, कोई जू है, समझ गए? कोई बौद्ध धर्म का है, कोई जैन धर्म का है। सभी अपने अपने धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और अलग अलग धर्मों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बट समाज के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को सबके द्वारा फॉलो किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इवन धर्म को ना भी मानता हो, वो नास्तिक हो वो, तो एथिक्स अलग है, रिलीजन अलग है। और सबसे लास्ट में एथिक्स इज नॉट लॉ। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यही मान लीजिए, एक एग्जांपल हमने काफी बार डिस्कस किया है, अब वही मानिए, बड़ों का सम्मान करना। आप बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो ये कानून के तो अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ों को इज्जत नहीं दोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर कोई धारा लगा देगी आईपीसी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समाज में इसे गलत माना जाता है। तो लास्ट में हमने एथिक्स का एक टॉपिक डिस्कस किया, एथिक्स के बेसिक्स डिस्कस किए। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।